बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 22 मुलाहिज़ा फरमाएं। बाद में ये लड़कियां दौलतमंद घरों में ब्याही गईं और उनकी ज़िंदगी के ज़ाविये कुछ और बदल गए। चुनांचे उनके और राबिया के दरमियान फासला भी बढ़ गया और वो तनहा रह गई। मर्द उसे हमेशा वो मिले जिनके लिए तवाइफ से लेकर हाई कोर्ट की एडवोकेट तक हर औरत को उनकी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील का जरिया थी, महकूम थी और उनसे कम तर दर्जे की मखलूक थी। मर्द का ये फितरी एहसास बरतरी इस माशरे की इकदार पर हावी था और जो औरत इसको कबूल नहीं करती थी वो अपनी ज़ात की इसार में कैद होकर तो रह सकती थी, मगर हर खुशी को अपना हक समझ के नहीं हासिल कर सकती थी। कैसी अजीब बात है, उसने वापसी पर कहा। जब हम बातें करके थक चुके थे और खामोशी से अपने अपने ख्यालात की ज़बान में बहवे गुफ्तगू थे, बरसों में ज़हनी हम आहंगी और रफ़ाकत का ये एहसास मुझे कभी नहीं हुआ जो तुमसे बरसों बाद मिल के और 3 घंटे तक तुमसे बातें करने के बाद आ चुका है। क्या ये एहसास कल भी रहेगा जब मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ वकील और मुवक्किल का रिश्ता रह जाएगा? क्यों नहीं रहेगा, मैंने बेख्याली में कहा। क्या एहसास कभी फना हो सकता है? मैं और तुम तो वही होंगे जो इस वक्त है। थैंक यू। वो मेरे एक बाजू पर हाथ रख के बोली, मैं यही चाहती हूँ तुम मुझे सिर्फ एडवोकेट ना समझो, मुझे एक काबिल एतमाद साथी की ज़रूरत है। मेरा दोस्त कोई नहीं, मुझे कोई अपना नहीं समझता। बस ऐसे ही कभी कभी मुझसे बातें कर लिया करो, मेरी बातें सुन लिया करो और जब मुझ पर मायूसी और कुनूतियत तारी हो तो इसी तरह सहारा फराहम कर दिया करो जैसे आज किया। मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ तलब नहीं करूँगी और इस सरहद को अबूर करने की कोशिश कभी नहीं करूँगी जहाँ से फौजिया की मलकियत की हद का आगाज़ होता है। मैं तुमसे फौजिया को नहीं छीनूंगी, वादा। मगर क्या ये मुमकिन होगा? मैंने अपने आप से सवाल किया। मैं तो इस वक्त भी राबिया की गिरफ्त में हूँ, मगर फौजिया मेरी गिरफ्त से दूर होने लगी है। हालात मेरे गिर्द मकड़ी के जाले की तरह मजबूरियों का जाल बुन रहे हैं। मोहसिन ने कहा था, अभी राबिया की जज्बात की दुनिया पर अपनी हकीकत पसंदी का एटम बम ना फेंकना। राबिया वादा कर रही है कि वो मुझसे फौजिया को नहीं छीनेगी। वो किसे धोखा दे रही है और क्यों? मोहसिन किसे धोखा दे रहा है, मैं किसे धोखा दे रहा हूँ? मैंने महसूस किया कि राबिया के साथ आके मैंने एक जज्बाती हमाकत की है। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से सरोकार रखना चाहिए था। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक 2 कश्तियों में कदम रखने वाला डूब जाता है। गाड़ी फिर राबिया की कोठी में दाखिल हुई तो मैं चौंका। ये तुम? मेरा मतलब अगर मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देती तो अच्छा था। मैंने कलाई की घड़ी देखी जिसमें रात के 2 बज रहे थे। अगर तुम्हें एक रात भी गेस्ट बेड में गुजारने पर शदीद एतराज है तो मैं तुमको छोड़ आती हूँ, वो कुछ बुरा मानते हुए बोली और मैंने गहरी सांस लेकर खामोश हो जाने के सिवा चारा ना देखा। लेकिन गाड़ी के रुकते ही खादमा बदहवासी के आलम में बाहर निकली। छोटी बीबी, कहाँ चली गई थी आप? उसने मुलामत अमेज खफकी से कहा। बेगम साहबा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने राबिया के दमकते हुए शगुफ्ता चेहरे को यूं मुरझाते और बेरंग होते देखा जैसे फूल को शाख एक गुल से जुदा करके अंगारों पर फेंक दिया जाए। क्या हुआ है अम्मी को? उसने खादमा को झुंझोड़ा जो दुपट्टे के पल्लू से आंखों के आंसू साफ कर रही थी। पता नहीं जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अब देख लें जी ऊपर जाके, वो बोली। राबिया मुझे भूल के अंदर लपकी और मैं उसके साथ रहा। जीने से ऊपर जाते हुए एक बार उसने पलट कर मुझे देखा। उसे एक नज़र में सवाल भी था कि क्या मैंने मुसरत के 3 घंटे मांग के कोई गुनाह किया था जिसकी सजा कुदरत अब दे रही है। इस नज़र में इल्तिजा भी थी कि मुझे सहारा दो और शर्मिंदगी भी थी और दुख भी था, परेशानी भी थी और पेशमानी भी। मैंने फकत सर हिलाया और उसके साथ साथ ऊपर चलता चला गया। कमरे का दरवाजा खोल के वही डॉक्टर बाहर आया जिसने मेरे जख्म की ड्रेसिंग की थी। उसने एक नज़र हम दोनों को गौर से देखा। फोन करो और एम्बुलेंस तलब करो, वो सपाट लहजे में बोला। तुम्हारी अम्मी पर दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? राबिया ने लरजती हुई आवाज में कहा। शदीद या मामूली? मैं इसे मामूली भी नहीं कह सकता, वो उसी खुश्क लहजे में बोला। अहमियत इस बात की है कि इनको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बेवकूफ लड़कियों की तरह रोने धोने की जरूरत नहीं है, फोन की तरह, मैंने कहा। और राबिया ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने उसे अपनी माँ की ख्वाबगाह में दाखिल होते देखा। एक नजर डॉक्टर की तरफ देखा और राबिया के बेडरूम में दाखिल हो गया। टेलीफोन उसके बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। दूसरी तरफ एक टेबल लैंप रोशन था। मैंने एक ट्यूबलाइट जला के और राबिया के बिस्तर पर बैठ के वो डायरेक्टरी उठाई जो टेलीफोन के नीचे वाले खाने में रखी हुई थी। कमरे में अजीब सी फजा कायम थी। उसके रेशमी पर्दों के रंग, कालीन और अंदाजे आराइश में नुसवानियत का सहर अंगेज तासर था और आवाज पर छा जाने वाली नरम और लतीफ खुशबू बसी हुई थी, वही जो राबिया के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के महसूस हुई थी। मैंने शुरू के सफात पर एमरजेंसी के नंबर देखे और एक नंबर डायल करके एम्बुलेंस तलब की। फिर मैं राबिया की माँ के कमरे में पहुंचा तो राबिया बिस्तर के सिराने खड़ी रोमाल से आंसू खुश कर रही थी और माँ को देख रही थी जो आंखें बंद किए सीधी लेटी करा रही थी। एम्बुलेंस अभी आ जाती है, मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा। माँ ठीक हो जाएगी, खुदा पर भरोसा रखो।
उसने नफी में सर हिलाया और मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। ये सब तो मेरी गलती है सिकंदर, मुझे माँ को इस हालत में हरगिज़ छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं माँ को छोड़ के घूमने निकल गई, हालांकि मुझे मालूम था माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता हिस्टेरिया की तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसके सर अपने कंधे पर से हटाया और उसका बाजू थाम के झटका दिया। राबिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, इस वक्त मैं तुम्हें संभालूं? मैंने सख्त लहजे में कहा, या तुम्हारा फर्ज है कि मेरे साथ मिल के माँ को संभालो? क्या मैं चला जाऊं? नहीं नहीं, वो फौरन संभल गई। आई एम वेरी सॉरी, होने वाली बात तो होती है, वो आंसू पूछते हुए बोली। लेकिन सिकंदर, खुदा न खासा माँ को कुछ हो गया तो क्या मैं तमाम उम्र अपनी इस कोताही पर खुद को मुर्दे इल्जाम नहीं समझूंगी? फिर वही हिमाकत की बात, जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है क्या? मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तुम अपने कमरे में सोती पड़ी रह जाती। तुम्हारी अदम मौजूदगी में ये तो हुआ कि खादमा ने माँ का ख्याल रखा और डॉक्टर को बुला लिया। अब दुआ करो और खुदा से नेक उम्मीद रखो। 20 मिनट बाद जब हमने राबिया की माँ को स्ट्रेचर पर डाला और एम्बुलेंस में मुंतकिल किया तो वो बदस्तूर बेहोश थी। एम्बुलेंस ने सायरन बजाते हुए लाहौर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया। ये आवाज़ सकूते शब में बिल्कुल मौत की भयानक पुकार बन के गूंजने लगी और वीरान रास्तों से पहले गुजरने का हक मांगने लगी। ड्राइवर ने आदतन सायरन को ऑन कर दिया था, वरना इस वक्त जिंदा और सेहतमंद इंसान एम्बुलेंस की राह में हायल नहीं हो रहे थे। इससे फजा कुछ और दहशतनाक हो रही थी और यह बैन करती हुई आवाज़ खुद मेरे आसाब को मुतासर कर रही थी। बिलाकर एम्बुलेंस म्यू हॉस्पिटल में इमरजेंसी के रोशन साइन बोर्ड वाले दरवाजे पर जा रुकी। राबिया कारी के नाम से ज्यादा उसके कार्ड पर लिखे हुए एडवोकेट हाई कोर्ट के अल्फाज ने जादू का असर किया। एक के बाद दूसरे डॉक्टर ने ECG का मुआयना किया और आधे घंटे बाद राबिया की मां को दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत तशवीशनाक है, चुनाचे 24 घंटे तक इन्हें खुसूसी तवज्जो और मुशाहिदे के वार्ड में रखा जाएगा और अगर इस मुद्दत में कोई शदीद तर दौरा ना पड़ा तो इसके जाँ बर होने के खासे रोशन इम्कानात होंगे। ताम उसके बाद भी उनको बहुत अरसे तक मुकम्मल आराम और इलाज की ज़रूरत होगी। इस वार्ड में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। चुनाचे राबिया ने डॉक्टर को अपने घर का फ़ोन नंबर दिया और हम हॉस्पिटल से निकले तो सुबह काजिब का उजाला फैल रहा था। मैंने राबिया से कहा कि मुझे जामन रिजवी की कोठी पर ड्रॉप कर दे। मुझे एहसास था कि मोहसिन मेरी रात भर की गैर हाजिरी के बायस परेशान होगा, मैं आज शायद कोर्ट ना जा सकूं। वो मुझे उतार के बोली, आज तुम्हारा हक विरासत का केस फाइल करना था, वो सब होता रहेगा। मैंने कहा, तुम चलो, हम दोनों अभी 2 घंटे के अंदर अंदर आते हैं, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। उसने एहसानमंद नजरों से मुझे देखा और कार आगे बढ़ा दी। मैं उसकी गाड़ी को खाली सड़क के आखिरी बोर्ड तक जाता हुआ देखता रहा और फिर अंदर चला गया। हस्बे दुआ को मोहसिन जाग रहा था। बरादर निस्बती फिर एक बरमहल सफर याद आ गया है। वो उठ बैठा, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, यार क्या बताऊं। मैंने दूसरी चारपाई पर दम से गिर कर कहा, राबिया की मां पर मेरी मौजूदगी ही में खासा शदीद दिल का दौरा पड़ गया और अब उसे हॉस्पिटल में दाखिल करा के आ रहा हूँ। ये तो बड़ी तशवीश की बात है। मोहसिन संजीदा हो गया, और अगर बड़ी बी को कुछ हो गया तो राबिया अकेली रह जाएगी। ये ख्याल अब आया है। मैंने कहा, पहले क्यों नहीं आया? उस वक्त तू जान बचा के भाग आया था जब बड़ी बी ने देख सिकंदर। मोहसिन ने मेरी बात काट दी। मैं तस्लीम करता हूँ कि राबिया से अच्छी रफीकी हयात मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन एक तो इंतखाब का हक मुझे हासिल नहीं है। मेरे पापा से ज्यादा मेरी मामा को है। इसके अलावा क्या राबिया से किसी ने पूछा है कि उसके ज़हन में मिसाली शोर का तस्वुर क्या है? किताबी फलसफे मत झाड़। मैंने भिन्ना कर कहा, क्या अब तुझे मिसाली शरीके हयात मिलेगी? तेरी अम्मा तुझसे पूछे बगैर किसी का हाथ भी तेरे हाथ में थमा देगी कि ले बेटा अब गुजार मिसाली इज़्दवाजी जिंदगी। यही राबिया की माँ ने किया था। और जब तुझ में हिम्मत नहीं है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक मांगने की, तो लड़कियों से क्यों तवक्को रखता है कि वो अपना हक हासिल कर सकती हैं? ना फौजिया ना राबिया, ये सब अल्लाह मियाँ की गाय से ज्यादा बेबस और बेजबान मखलूक हैं और इनकी खरीदो फरोख्त के जुमला हकूक बाहक के वालदैन महफूज हैं। अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर। मैं बात करता हूँ अंकल शेरवानी से और वो बात करेंगे राबिया की माँ से। राबिया की माँ बात पक्की कर देगी और उसके बाद मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन रफीके जिंदगी बनोगे और तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी पर दुनिया रश करेगी। बोल, मंजूर है? मोहसिन का चेहरा मुतगय्यर हो गया। नहीं सिकंदर, मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है। जब तक तू लंदन में था तेरे ख्यालात कुछ और थे। मैंने कहा, मरियम की शादी पर तूने हंगामा खड़ा कर दिया था और एहतजाजन शरीक भी नहीं हुआ था। तू कहता था कि शादी के बाद वालदैन कितने दिन साथ रहते हैं, 2, 4 या ज्यादा से ज्यादा 10, 20 साल, फिर वो खुद तो कब्र में जा लेटते हैं और वालदैन की पसंद का अजाब भुगतने के लिए बेटा 50 साल तक उनको दुआएं देता रहता है। मेरे ख्यालात अब भी वही हैं सिकंदर, लेकिन हालात वो नहीं है। मोहसिन बोला, अब मैं मजबूर हूँ वरना तेरी बात मान लेता। तुझे क्या मजबूरी है? तू लड़की है क्या? मैंने कहा, बेटे तो जिद करके भी माँ को मना लेते हैं। मोहसिन ने नफी में सर हिलाया। मैं उनसे जिद करके कोई हक नहीं छीन सकता।
जो बात मुझे यहाँ के मालूम हुई है उसने मुझे ही नहीं हम सबको, हमारे घर के सब अफराद को मजबूर कर दिया है कि उनकी जिंदगी के आखिरी चंद अय्याम में उनको हर खुशी फराहम करे। आखिरी चंद अय्याम? मैंने हैरानी से कहा, क्या हुआ उन्हें? वही मर्ज जिसका इलाज नहीं और जिसमें मसीहा कोई भी हो उम्मीद शफा नहीं देता। यह बता देता है कि रुखसत सफर बांधने के लिए कुदरत ज्यादा से ज्यादा कितनी मोहलत दे सकती है। मोहसिन ने कहा, मम्मी को 2 माह कबल कतई तौर पर बता दिया गया था कि उनको मुहलक किस्म के सरतान का आर्दा लाहक है और उनकी जिंदगी के 6 महीने बाकी हैं। 8 भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 2 महीने तो गुजर चुके हैं और बाकी वही 6 माह वो सख्त गिर बा और घर में डिक्टेटर किस्म की हाकिम जरूर रही हैं। मगर उन्होंने हम सब के मफादात की निगरानी ना की होती तो हम सब वो ना होते जो आज हैं। डैडी अपनी कारकर्दगी के एतबार से अच्छे अफीसर यकीनन होंगे, लेकिन एक फाइल और एक घर में बहुत फर्क होता है। देखा जाए तो घर की जिम्मेदारियों से सब कदोश करके दफ्तरी अमूर को यकसोई से निपटाने में भी मम्मी की मदद शामिल थी। पापा घर की तरफ से हमेशा बेफिक्र रहे और अपने काम में लगे रहे और तरक्की करते गए। हमें कभी तवज्जो या मोहब्बत की कमी महसूस ना हुई। अब मम्मी चाहती हैं वो अपना आखिरी फर्द भी अपनी जिंदगी में ही पूरा कर दे, तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ये तो खुद गर्दी और कमीनगी की इंतहा होगी कि जब तक वो हम सब की जिंदगी संवारने की जिद्दोजहद करती रही हैं और हमारे लिए मुस्तकबिल की खुशी को यकीनी बनाने के लिए कोशा नहीं है, हमने उनके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया और अब वो मरने से पहले एक खुशी मांगती हैं, तो हम ये सवाल करें कि तुम मर रही हो, तुम्हें जिंदा रहने वालों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का क्या इख्तियार है? बहक्का बक्का बैठा रहा। मोहसिन की सूरत पर उसका सारा दुख समट आया था। तूने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया था? मुझ में इसकी हिम्मत नहीं थी। मोहसिन ने दीवार को घूरते हुए कहा, अभी तक किसी ने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया है। यकलख्त सारी बात मेरी समझ में आ गई। मेरी नजरें हकीकत को रोज़े रोशन की तरह देखने लगी। मैंने महसूस किया कि इतनी बड़ी मजबूरी के सामने मैं खुद भी बेबस हूँ। फौजिया, मोहसिन और शेरवानी साहब की तरह मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मोहसिन ने कहा था कि हम ये सवाल क्यों करें। उसने अपनी बात नहीं की थी, अपने साथ फौजिया की बात भी की थी। मैं इस बात का मतलब समझ गया था जो मोहसिन ने गुज़िश्ता शब की थी। उसने कहा था कि एक बात कहता हूँ जो तेरे मफाद में है। उसने कहा था कि सरतान के मरीज को ये कौन बताता है कि उसे अब कितने दिन और जीना है। साफ बात यह है सिकंदर कि मम्मी ने मेरी और फौजिया की शादी करने का फैसला कर लिया है। मोहसिन ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, इस फौरी फैसले का सबब ये नहीं कि उनको अपने अंजाम की खबर मिल गई है। अगर तू इन उलझनों में ना पड़ता और तेरे लिए कानूनी मसाइल, जिंदगी को लाहक खतरात और रुसवाई के अंदेशे ना होते तो इस साल अपनी तालीम मुकम्मल करके लौट आने के बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब कुछ होता। मगर अब उनका जहन हालात से खौफजदा है। उन्हें मालूम हो गया कि अंकल वजीर खान का इंतकाल कसम परसी के आलम में और ऐसे पुरइसरार अंदाज में हुआ कि तुझे कत्ल का शुबा है और इसी पर बस नहीं, खुद तुझ पर कत्ल का इल्जाम है। और मम्मी सारे मामलात को मेरी या तेरी नज़र से नहीं, एक बेटी की माँ की नज़र से देखती हैं। उन्हें यकीन नहीं कि तू सजा से बच जाएगा, लेकिन वो कहती हैं कि सजा चाहे ना हुई, रुसवाई तो हो चुकी। लोग तमाम उम्र मेरी बेटी को ताने देंगे कि उसका शोहर कातिल था। दुनिया में कितने ही कातिल सबूत ना होने के बायस या झूठी शहादतों से और 10 चक्कर चला के कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर फौजिया की शादी प्रोफेसर अय्याज से करने का फैसला इसलिए किया है। 3 महीने के अंदर अंदर। अभी तक फौजिया को इस फैसले का इल्म नहीं, मगर मम्मी जानती हैं वो इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकती। तेरे खिलाफ देने के लिए उनके पास दलाइल की कमी नहीं और फौजिया किसी दलील से ये साबित नहीं कर सकती कि प्रोफेसर अय्याज में कोई खामी है। अभी तो उन्होंने मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाई है, यानी मेरे रिश्ते की बात की है और कहा कि लड़की वाले इस शर्त पर राजी हैं कि मंगनी और शादी सब फौरन कर दी जाए। तैयारी लड़के वाले करते हैं, मम्मी ये शर्त कबूल कर लेंगी, मगर यही शर्त बहाना बन जाएगी फौजिया की डोली भी साथ ही उठाने का। भले ये कैसे हो सकता है कि बहन बैठी रह जाए और भाई ही बारात आ जाए। दोनों काम एक साथ निपटाए जाएंगे। दिस इज फाइनल, नो आर्गुमेंट। वो कुछ देर के लिए रुका। जाहिर है हम जो हकीकत से ज्यादा बाखबर है इख्तलाफ की जुरात नहीं कर सकते। ये वक्त है जो आदमी को बुज़दिल बनाता है और कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर देता है। खुद ऐसा कौन चाहता है? हर नए दिन का सूरज पहले भी अनगिनत इंसानों की जिंदगी का फैसला करता था। आज के दिन के सूरज ने मुझे खबर दी कि किस किस की जिंदगी का फैसला हो चुका है। फौजिया की मम्मी के अलावा और भी बहुत से फैसले हो चुके थे जिनसे मैं बेखबर था। और मैं फौजिया भी थी और मैं खुद भी था, मोहसिन भी था, शायद राबिया भी और उसकी माँ भी थी। वक्त के मुसन्नफ ने यह फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन शुबे की कोई बात ना थी कि यह फैसला क्या है। इसके रस्मी ऐलान का इंतजार बाकी था, मगर उसके खिलाफ अपील की गुंजाइश बाकी ना थी। मैं बहुत देर तक दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा रहा और छत को घूरता रहा, जो सिनेमा की उस खाली स्क्रीन की तरह रह गई थी जिस पर फिल्म टूट जाने से बिल्कुल हकीकी जिंदगी की तरह दिखाई देने वाला रंगीन मंजर यकलख्त गायब हो जाए।
और जहन एक झटके से तारीकी में खला की वीरानी पर मुर्तकिज रह जाए। ख्वाब था, जो कुछ देखा जो सुना अफसाना था। अब इसका क्या जिक्र, क्या देखा था और क्या सुना था। आदमी अगर बने नोश्ता तकदीर को खुद पढ़ सकता तो खुदा होता। उसकी खुदाई को ना मानता वो सिर्फ लम्हे गुज़रा की शिनाख्त कर सकता है। किसी कंप्यूटर से ये नहीं पूछ सकता कि आने वाला लम्हा उसका दोस्त है या दुश्मन, कातिल है या मसीहा। बस मैं तकदीर की इस फैसले के आगे सरे तस्लीम खम करता हूँ, क्योंकि मैं आने वाले लम्हे से बच के नहीं निकल सकता। मैंने मोहसिन की तरफ देखा। वो सख्त दिल आजरदा और शर्मिंदा बैठा हुआ था। आहिस्ता से उसने एक कतरा अश्क को उंगली पर लेकर झटक दिया। मोहसिन, मैंने कहा, तुझे क्या हुआ है भाई? ये सब यूं होना था तो यूं ही होना था। तूने तो कुछ नहीं किया जो रोता है। मोहसिन जबरदस्ती मुस्कुराया। मैं कहाँ रो रहा हूँ, मुझे तुझ पर एतमाद था। मैंने कहा था ना कि तुझ में हर सदमा झीलने की काबिल रिश्क सलाहियत है। मैंने सोचा था रात को तू वापस आएगा तो तुझे सब बता दूंगा। सॉरी यार, मैंने रात भर तुझे इंतजार के अजाब में मुब्तला रखा। मैंने दिल शिकस्तगी के दर्द को दबा के खुश दिली से कहा, बेहतर होता अगर तू इस एतमाद का इजहार देर से ना करता। हमने तो हमेशा दुख बांटे हैं, तो गम की इस पहाड़ को अकेला क्यों उठाए फिरता था? मेरे सितारे गर्दिश में थे और मुझे पहले से अंदाजा होने लगा था कि तकदीर मेरे साथ आखिरी संगीन मजाक क्या कर सकती है। इसलिए मैं ये सदमा उठाने के लिए भी तैयार था। जीने वालों के लिए सूखे फूल और दुख के कांटे चुनना अपने इख्तियार की बात नहीं। चल अब भूल जा इस बात को। ये बता, वो बदबख्त कौन है जिस पर तुझे थोपा जा रहा है? मोहसिन मुस्कुराया। मुझे नहीं मालूम यार, होगी किसी डिप्टी सेक्रेटरी या इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बेटी, उन्हीं के हल्के में से कोई। इतना मैं जानता हूँ कि मम्मी की तरजीहात क्या होंगी। पहले खानदान, फिर शक्ल सूरत, फिर तालीम और सलीका वगैरह। अब मैं क्या बोलूँ, उन्हें खुश रखना एक मुकद्दस फरीजा है। मैंने कहा, इसमें थोड़ी सी शिरकत मैं भी चाहता हूँ, इस तरह कि उनके दिल में फौजिया के मामले में मेरे साथ होने वाली किसी ज्यादती का एहसास भी ना रहे और खुद फौजिया के दिल में ये खलश ना रहे कि वो मेरा साथ ना निभा सकी। मैं तो हूँ मीटर ऑफ फैक्ट किस्म का आदमी। लड़कियां, खुसूसन फौजिया जैसी लड़कियां, खलश को रोग भी बना लेती हैं। क्या चाहता है तू? मोहसिन ने संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं, ड्रामा। मैंने कहा, अभी फौजिया को तेरी मम्मी के फैसले का इल्म नहीं है ना, किसी तरह उसको बता दे कि मैं राबिया के चक्कर में पड़ गया हूँ। अपनी मम्मी से फोन पर बात करते हुए ये बात कह दे, वो खुद फौजिया को बता देंगी। फौजिया तुझसे बात करेगी या मुझसे, और मैं ये कह दूंगा कि सॉरी, शरीक याद के बारे में मेरे तसव्वुरात बदल गए हैं और मैं घरेलू टाइप देसी लड़कियों से एलर्जिक हो गया हूँ, जो अमूरे खानादारी के सिवा कुछ नहीं जानती और शोहर को मजाजी खुदा और खुद को उसके पाँव की जूती समझती हैं। माई फुट। मुझे लड़ा मॉडर्न किस्म की बीवी चाहिए, 20वीं सदी का ताज़ा तरीन मॉडल, जिसके साथ मुझे कहीं शर्मिंदा न होना पड़े। तो कह सकता है कि राबिया किस कमाश की औरत है, वकील है, कार चलाती है, बस इतना काफी होगा। ये पुराना मुजर्रब नुस्खा है जो हमेशा कारगर साबित हुआ है। मोर्द इल्जाम होगी मेरी जात, मगर एक औरत की जिंदगी पुरसुकून रहेगी, दूसरी की मौत। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना? हाँ, मोहसिन ने बेख्याली में दोहराया। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चल अब राबिया की खबर लेनी है। मैंने कहा, उसे माँ की फिक्र के साथ ये भी फिक्र थी कि मेरे विरासत के सर्टिफिकेट का मुकदमा आज फाइनल ना हो सकेगा। अखबार देखना है कि सलामत शाह के केस का क्या बना, मंजिल साहब से पूछना है कि पोस्टमार्टम कराने के केस का क्या बना। लेकिन सबसे पहले आज मुझे मीर वजीर एंड कंपनी जाना है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो साथ ही फिर तू राबिया के साथ हॉस्पिटल चले जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा और उसके बाद बाकी प्रोग्राम। साथ वाले कमरे से कांस्टेबल उठकर हम से शर्फ मुलाकात हासिल करने आया। उसने 15 मिनट तक हमें अपने नाम, जाए सुकूनत, तादाद इज़्दिवाज, पैदावार, बैसियत, ड्राइवर, SSP साहब के पास अपनी अहमियत और अपनी नज़र में हमारी हैसियत के बारे में गैर ज़रूरी मालूमात फराहम की। ये कहा कि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है और मानीखेज अंदाज में मुस्कुराया। फिर ड्यूटी का उज़र पेश करके उसने हमें बख्शा और गुस्लखाने में घुस गया, जहाँ से उसके हलक में से बरामद होने वाली अजीबो गरीब आवाज़ें 15 मिनट तक सुनाई देती रही। सफाई के इस पुरशोर अमल से फारिग होकर उसने कमरा मुकफ्फल किया और हाथ मिला के रुखसत हो गया। आधे घंटे बाद हम भी तैयार होकर निकले तो वो जीप के करीब टहल रहा था और सिगरेट को चिलम की तरह उंगलियों में फंसा के कश ले रहा था। उसी वक्त जामन रिजवी साहब बरामद हुए और उन्होंने हमें बुला लिया। बड़े मुशफ़्फ़काना अंदाज में हाथ मिलाने के बाद उन्होंने शिकायत की कि कल से अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए। ये पूछा कि हमने खाने का क्या इंतजाम किया है और खफा हुए कि हमने बाहर खाने का फैसला किया है। हमारी एक ना जली। उन्होंने अपने खानसामा को तलब किया और उसे अहकामात जारी किए कि हमारे नाश्ते और दोनों वक्त के खाने का बंदोबस्त रखे। नाश्ता तो सुबह पहुंचा दे और खाना जिस वक्त भी हम आए तलब किए बगैर ले जाएं। मैंने एक मरतबा नजर बचा के घड़ी देखी, हमें खड़े खड़े बातें करते 20 मिनट हो चुके थे। उनके 2 बच्चे बस से लिए निकले और जीप में बैठ गए। जामन रिजवी साहब ने उनको डांटा कि अंकल को सलाम नहीं किया। बच्चों को और शोर को सी ऑफ करने के लिए उनकी बेगम निकली तो हमने आदाब किया।
सामन रिजवी साहब ने कहा कि इस वक्त तो उन्हें जाना है, मगर वो शाम को हमसे मुफस्सल मुलाकात करेंगे। चुनाचे हम रात का खाना उनके साथ उनके घर पर खाएं। फिर उन्होंने हमें भी साथ बिठाया और राबिया के घर के दरवाजे पर ड्रॉप करके सीधे निकल गए। उस वक्त तक उनका कांस्टेबल ड्राइवर उन तमाम हालात पर नजरसानी कर चुका था जिसका इजहार उसने ना दानिशगी में किया था, और अब अहमियत के बारे में अपनी मालूमात के इस हद तक नाकस होने पर सख्त शर्मिंदा था। आसमान पर अब गहरे स्याह बादल फैल गए थे और बारिश के आसार थे। मैंने राबिया से हॉस्पिटल में मिलने का वादा किया और मोहसिन को वहीं छोड़ के बैडन रोड पहुंचा। रिक्शा को मैंने रैंकन एंड कंपनी वाले किनारे पर रोका और बाकी फासला पैदल तय करके ठीक 8:30 बजे उस जगह पहुंच गया जिसके सामने मीर वजीर एंड कंपनी का साइन बोर्ड अवेता था। दफ्तर एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर वाले हिस्से में वाक़ था। नीचे 4 दुकानें थी जो अभी बंद थी। दरवाजा उनके बीच में से निकाला गया था। इस तरह के 2 दुकानें एक तरफ थी तो 2 दूसरी तरफ। जीने में खुलने वाले दरवाजे का एक पट था जो जदीद किस्म का फ्लैश डोर था। ऊपर का आधा पट शफाफ शीशे का था जिसके गिर्द बालिश पर चौड़ा लकड़ी का हाशिया था और उसकी लकड़ी के रंग के फार्मिका वाली सतह पर पॉलिश चमक रही थी। डोर लॉक भी खुदकार टाइप था, लेकिन हिफाजती इंतजामात की तकमील बाहर की जानिब लोहे की सीमेंट जाने वाली ग्रिल लगा के की गई थी जो इस वक्त मुकफ्फल थी। पुरानी इमारत में यह नया इंतजाम बिल्कुल अलग नजर आता था। ऊपर की मंजिल में भी खिड़कियां तब्दील की गई थी। नई बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियों की जगह पहले पुरानी तर्ज की लकड़ी के पट वाली और सलाखों वाली खिड़कियां होंगी जो आसपास की दूसरी इमारतों में अब भी मौजूद थी। मीर वजीर कंपनी के दफातर के बाहर ग्रिल लगाई गई थी जिस पर सिल्वर कलर था। किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के ऑफिस में ये गैर मामूली हिफाजती इंतजाम मुझे गैर मामूली लगा। शायद उसकी वजह वो शुकूक थे जो कारोबार की नोयत के बारे में पहले से मेरे जहन में मौजूद थे। साइन बोर्ड ऑफिस की कुल तवालत के बराबर और खिड़कियों की दहलीज तक चौड़ा था। गहरे नीले रंग पर चमकने वाले फ्लोर पर जर्द रंग के हुरूफ में कंपनी का नाम था। नीचे साइज में आधे और सफेद रंग की हुरूफ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर टूल्स एंड मशीनरी लिखा गया था। बारिश बर वक्त शुरू हुई और मैंने एक बंद दुकान के फैले हुए साइबान के नीचे पना ली जो इस जीने के बिल्कुल मुकाबिल था। 10 मिनट तक मैं अपने सामने से गुजरने वाले साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को देखता रहा जो सब अपने अपने ध्यान में मगन थे। बारिश से बचने के लिए किसी की तरफ देखे बगैर जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुंचने की फिक्र कर रहे थे और इधर उधर पनाह ले रहे थे। फिर एक शख्स मेरे साथ आ खड़ा हुआ। वो नौजवान था लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। सूते हुए चेहरे पर बड़ी हुई शेव के बायस वो कुछ बीमार सा लगता था। उसने लुंडा बाजार की दारीदार कमीज और गहरे नीले रंग की पतलून पहन रखी थी और इस बात से खासा मुतमईन था कि दोनों चीजें उसको फिट आने के बाद देखने वालों को लुंडा बाजार की नजर नहीं आती होंगी। हमने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर अपने जैसा पनाह गजीज समझ के नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद मैं मायूस होने लगा। ये महज मफरूदा था कि मीर वजीर एंड कंपनी के मुलाजिम आते होंगे और चले जाते होंगे। अगर किसी को आना होता तो अब तक जरूर आता। 9 बजे के बाद तो कोई दफ्तर नहीं लगता। क्या मुसीबत है? मेरे करीब खड़े हुए नौजवान ने बड़बड़ा के अपने आप से कहा। आपने मुझसे कहा? मैंने उसकी तरफ देखा मगर वो सामने के मुकफ्फल ग्रिल वाले दरवाजे को देख रहा था कि उसे मेरा बात करना भी नागवार गुजरा। उसने झुंझला के नफी में सारी लाया और उसका फिक्रमंद और परेशान चेहरा देखकर मुझे फौरी तौर पर एक ख्याल आया। मेरा ख्याल आप इस कंपनी में काम करते हैं। मैंने सामने की तरफ इशारा किया। करता था जी, वो मायूस और शिकायत अमेज लहजे में बोला। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, 6 महीने भी नहीं रही। क्यों? मैंने मोहताज लहजे में कहा ताकि मेरे शौक और तजस्सुस से वो शक में मुब्तला ना हो। निकाल दिया है तुम्हें? नहीं जी, कंपनी बंद हो गई है। मुझे क्या मालूम था ये परचून की दुकान है, मालिक मर जाते हैं तो कोई कंपनी बंद होती है? वो बोला। नहीं, मालिकों के वारिस चलाते रहते हैं। मैंने कहा वरना मैनेजर होते हैं, मालिक हो ना हो कारोबार जारी रखते हैं। यही तो मुसीबत है जी। वो बोला। मेरे हमदर्दाना लहजे ने उसे अपनी परेशानी बयान करने पर मजबूर कर दिया। मैनेजर साहब 2 हफ्ते के दौरे पर बाहर गए हुए हैं। यहाँ मालिक का किसी ने खून कर दिया। मैनेजर को कल आ जाना चाहिए था मगर यहाँ तो ताले पड़े हुए हैं। तुम ख्वाब मुखाब मायूस हो रहे हो। मैंने उसे तसल्ली दी। मैनेजर आ जाएगा आज कल में। रब जाने जी, ऑफिस की चाबियां उनके पास होती थी या मैनेजर के पास? वो बोला। एक चला गया बाहर, दूसरा ऊपर। मैं घर चलूं, कल देखूंगा। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश कुछ कम हो गई थी। उसने सर झुकाया और तेज से कदमों से रवाना हो गया। अभी वो चंद कदम ही गया होगा कि उसे एक और शख्स ने रोक लिया जो निस्बतन उम्र रसीदा था। उन्होंने आपस में कोई बात की। नौजवान ने नफी में सारी लाया और चल पड़ा। दूसरा शख्स थके थके कदमों से चलता हुआ मेरे साथ आ खड़ा हुआ। वो 40 से ज्यादा उम्र का फरबे बदन आदमी था। आप मुझे पुराने आदमी लगते हैं, मैंने किसी तमीद के बगैर कहा। कब से मुलाजिम है यहाँ? वो शख्स चौंका। जी हाँ, 7 साल हो गए हैं मुझे। मैं यहाँ अकाउंटेंट हूँ। वो शख्स मुझे गौर से देखते हुए बोला। क्या मैनेजर को किसी ने इतला नहीं दी कि मालिक के इंतकाल के बाद ऑफिस बंद पड़ा है? उसे अपना दौरा मुख्तसर करके वापस आ जाना चाहिए था।
मैंने बड़े वकार और मतानत के साथ अपने लहजे को कुछ तहमकाना रखते हुए कहा, लोग आके वापस जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? गुलाम अली जनाब। वो बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है और ये सब? मेरा मतलब है आपका इन मामला से क्या ताल्लुक है? वो हद से ज्यादा ताबेदार किस्म का गरीब और मस्कीन नजर आने वाला बेहतरीन मिजाज का शख्स था, कुछ नर्वस टाइप। इस कंपनी के एक मालिक थे वजीर खान। मैंने निगाह रूबरू रखते हुए कहा, उनसे वाकिफ हैं आप? क्यों नहीं जनाब, वो तो बड़े मेहरबान थे, मेरे मोहसिन थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। मुझे उन्होंने बड़े बुरे वक्त में सहारा दिया था, गुलाम अली ने कहा। मैं बेरोजगार था। 10 साल की मुलाजमत के बाद ईमानदारी के जुर्म में मुझे निकाल दिया गया था। मेरी बदकिस्मती कि मुझे स्टोर में भेज दिया गया। मेरे इनकार के बावजूद मैं जानता था ये साजिश है। वहाँ सब खाते थे और खूब गबन करते थे। उन्होंने मुझे अपना जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना ईमान कभी नहीं बेचा था। मैंने खाने वालों की शिकायत की, नीचे से ऊपर तक सबको बताया, मगर कुछ नहीं हुआ। उल्टा मेरे खिलाफ महाज बन गया। मैं अकेला क्या कर सकता था? उन्होंने मुझे मुतअद्दिद इल्जामात में मुलव्वस कर दिया और तहकीकात उनके सपुर्द हुई जो नीचे वालों से लेकर खाते थे। उन्होंने मुझे खतरनाक समझते हुए बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया और बरतरफ कर दिया। मैंने मरहूम वजीर खान को सब कुछ बता दिया। वो आदमी को पहचानते थे। उन्होंने कहा कि फिक्र ना करो गुलाम अली, बंदे का खुदा जब तक है उसका रिज़्क कौन बंद कर सकता है। अगले दिन मुझे उतनी ही तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। आप उनके जनाजे में तो शरीक हुए होंगे? मैंने कहा, अब इतना भी खम ना करते तो लानत हमारे इंसान होने पर। उसने अल्फाज तलाश करते हुए कहा, आदमी एहसान मंद ना हो, नमक खाया हो उसने और उसमें उतनी शराफत भी ना हो तो उससे कुत्ता होना अच्छा है। वह जरूरत से ज्यादा बातूनी और जज्बाती आदमी था और गालबन ब्लड प्रेशर का शिकार भी। अच्छा गुलाम अली साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करना है, कहीं बैठ के। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप गायबाना तौर पर मुझसे जरूर मुतारफ होंगे। मैं सिकंदर बख्त हूँ, मरहूम वजीर खान का बेटा। आप? वो चिल्लाया। उसने मेरा हाथ थाम लिया। आप लंदन से आए हैं? मगर मैंने तो सुना था। आपने ठीक सुना था, मैंने कहा, लेकिन जो कुछ सुना था उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आप एक साजिश का शिकार हुए, ऐसे ही मैं भी एक साजिश के जाल में फंस गया हूँ और मुझे शुबह है कि मेरे वालिद मरहूम भी किसी साजिश का शिकार हुए थे। मैं असल हालात पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और खासा पुरुमीद भी हूँ, क्योंकि मुझे वालिद के मुखलस दोस्तों का ताउन हासिल है और कुछ मेरे हमदर्द भी हैं जो समझते हैं कि ये चक्कर है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकेंगे? क्यों नहीं जी, आप सिकंदर साहब, मुझ पर तो एक एहसान का कर्ज है। मेरा बाल बाल उस कर्ज में बंधा हुआ है और मेरे बीवी बच्चे भी दुआ देते हैं उस नेक बंदे को जिसने मुझे ऐसे वक्त में पनाह दी जब सारा जमाना समझता था कि मैं बेईमान और बदनीयत हूँ और मुझे चपरासी की जगह रखने को भी तैयार ना था। किसी को मुझ पर एतबार ना था। गुलाम अली ने जज्बाती लहजे में कहा, यही पोजीशन आज मेरी है गुलाम अली। मैंने कहा, कॉन्टिनेंटल शेजान करीब तरीन रेस्टोरेंट था। चंद मिनट बाद हम उसकी पुरसुकून फजा में महकती गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे और मैं उसे बता रहा था कि मेरे और मेरे वालिद के खिलाफ साजिश की नोयत क्या है। मैंने उसे तमाम वाकयात नहीं बताए, बल्कि वही बातें बताई जिनका ताल्लुक मीर वजीर एंड कंपनी के खाला से था। मैंने बताया कि किस तरह मीर शराफत अली ने कारोबार में एक शरीक की हैसियत से दाखिल होकर तमाम कारोबार पर कब्जा किया है, कैसे मेरे वालिद को किसी नामालूम तरीके पर ब्लैकमेल किया और उन्हें उज़्वे मुअत्तल बना के अलग कर दिया। उनके बारे में मशहूर किया कि वो हमारी बीमारी के बायस माजूर हैं और उनसे हिसाबात पर दस्तखत लेकर उनका मुनाफा खत्म कर लिया गया। किसी की जो बात मालूम ना हो सकी, मगर वजीर खान मरहूम कोड़ी कोड़ी को मोहताज होके उस कोठी में मामूली मुलाजिम की हैसियत से काम करते रहे जहाँ से उनका जनाजा उठा था। उस पुराने नमक खबार के लिए ये बात नाकाबिले यकीन साबित हुई कि वो कोठी जहाँ वजीर खान का इंतकाल हुआ था उनकी मलकियत नहीं थी। ताम मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब मैं आ गया हूँ तो सब मालूम कर लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर चीज सच की होती है तो मुझ पर कत्ल का झूठा मुकदमा करने वाले नाकाम होंगे और मैं नमक हरामों को बेनकाब करके इबरतनाक सजा दूंगा। मुझे अब शक नहीं यकीन है कि वजीर खान मरहूम के इंतकाल का सबब गैंठिया का मर्द नहीं था जैसा कि अब उनके दुश्मनों ने मशहूर कर दिया है, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। उस राज पर से पर्दा उठाने के लिए मैंने अदालत में दरख्वास्त दी है कि लाश को कब्र से निकाल के उसका पोस्टमार्टम किया जाए। अदालत में मुझे 3 गवाह पेश करने होंगे जो अल्फिया बयान दे सके कि वो तदफीन के वक्त मौजूद थे और कब्र की निशानदेही करेंगे। एक गवाह चिराग दीन का चौकीदार है। अगर दूसरा गवाह गुलाम अली हो जाए तो सिर्फ एक और गवाह की कमी रह जाती है। उसे यकीनन इल्म होगा कि जनाजे में और कौन लोग शरीक थे और किसकी गवाही पर एतमाद किया जा सकता है। गुलाम अली ने कहा कि ये कोई मसला नहीं है, कंपनी के तमाम पुराने नमकख्वार मेरे साथ होंगे और मुकर्ररा तारीख पर गवाही के लिए भी हाजिर हो जाएंगे। गुलाम अली के लिए ये इंकशाफ इतना सनसनीखेज और नाकाबिले यकीन था कि वह अहमकों की तरह मुंह खोले बैठा था और बार बार मुझे उसको मुतवज्जो करना पड़ता था कि चाय ठंडी हो रही है। एक बार उसने कहा, गोली मारो जी चाय को सिकंदर साहब,
मेरा तो खून खोल रहा है। मैंने उसे कहा कि ये मसला जज्बात पर काबू रखे और अकल से काम लेकर हल होगा। फिर मैंने उसे बताया कि सारा चक्कर इसलिए चलाया गया था कि मुझे इस कारोबार से अलग कर दिया जाए। मरहूम वजीर खान के बाद मैं ही कारोबार का वारिस हूँ और कुछ लोग जो इस जायज़ कारोबार की आड़ में नाजायज़ कारोबार कर रहे हैं, इसलिए खौफजदा है कि कहीं मुझे उस नाजायज़ कारोबार की नोयत का इल्म ना हो जाए। वो भूंचका रह गया। ये शक आपको कैसे हुआ जनाब कि कंपनी कोई नाजायज़ कारोबार कर रही है? गुलाम अली ने कहा। मुझे एक पेशकश की गई थी। मैंने सोच के कहा, मैं कारोबार पर अपने कानूनी हक से दस्तबरदार हो जाऊं तो मुझे एक माकूल रकम दी जाएगी, मुझे वापस लंदन जाके रहने का मौका फराहम कर दिया जाएगा और मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात भी खत्म कर दिए जाएंगे। किसने की थी ये पेशकश? मीर साहब ने? गुलाम अली ने राज़दाराना अंदाज में आगे झुककर कहा। हाँ। मैंने फिर सोच कर कहा, यही समझ लो। और उसके बाद उनको कत्ल करा दिया गया है ना यही बात? वो पुरजोश लहजे में बोला। कुछ ऐसी बात है। मैंने दिलावर के जिक्र को गोल कर दिया। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो लंदन में पार्टनर बनने के लिए भी कहा गया था, यानी मैं मालिक ना रहूं और उनका एजेंट बन के उनके नाजायज कारोबार में शामिल हो जाऊं। जाहिर है मैंने इनकार कर दिया और अब मैं विरासत का सर्टिफिकेट लेने के लिए मुकदमा कर रहा हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कंपनी वैसे ही चलेगी जैसे मरहूम वजीर खान के जमाने में चलती थी। ये बताओ मीर शराफत अली ने किस किस को बरतरफ किया था? तुम्हारे सामने वो अपने कौन कौन सी आदमी लाया? वो कैसे लोग हैं? लोग तो मीर शराफत अली के रवैये से भी नाला थे। गुलाम अली ने कुछ देर बाद बात शुरू की। वो उनके साथ बहुत जिल्लत का सलूक करता था। वफादारी का मतलब उसके नजदीक गुलामी था। वजीर खान मरहूम कहते थे, तुम सब उस इमारत के सतून हो। वो सबको अपना साथी समझते थे, मुलाजिम नहीं। उनके जमाने में मैनेजर थे अलवी साहब। उनके मुस्ताफी होने के बाद ये मैनेजर आया। ये भी बस मीर शराफत अली ही है। आदमी को आदमी नहीं समझता, किसी की इज्जत नहीं करता। जाहिर है उसकी इज्जत भी कुछ नहीं है। सब डरते जरूर हैं मगर पीठ पीछे गालियां देते हैं। जवान और स्मार्ट आदमी है लेकिन अय्याश है, पीने पिलाने का शौकीन है। शादी नहीं की है मगर हर वक्त किसी ना किसी को साथ रखता है। एक तो यहाँ रहती है सेक्रेटरी बन के, साल भर बाद रुखसत कर दी जाती है। बहुत से किस्से मशहूर हैं कि किस किस ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई। अच्छा, मैंने हैरानी और दिलचस्पी से कहा, किस बात पर ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आई थी वो? बहुत बोले आप सिकंदर साहब। वो हंसा। अजी जब एक जवान खूबसूरत सेक्रेटरी हर वक्त कमरे में रहेगी तो आखिर क्या नतीजा बरामद होगा? किस बात पर ब्लैकमेलिंग करेगी वो? अच्छा, मैं समझ गया। क्या नाम है उन मैनेजर साहब का? कहाँ रहते हैं? मैंने कहा। और कितना अरसा हुआ है उनको आए हुए? 2 साल हुए हैं या होने वाले हैं, गुलाम अली ने कहा। गोवा के रहने वाले हैं, मिस्टर डी सिल्वा। उसी जमाने में पाकिस्तान आए थे जब इंडियन गवर्नमेंट गोवा का इल्हाक किया था। छावनी के इलाके में कहीं रहते हैं। अच्छा गुलाम अली, मुझे तुमसे मिलकर इसलिए बहुत खुशी हुई है कि तुम सही मानों में काबिले एतमाद दोस्त हो, बाज़ अमीर इंसान और मामलात से खासे बाखबर हो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम वाकई उस एहसान का कर्ज उतारना चाहते हो जो मेरे वालिद ने तुम पर किया था तो मुझ पर एहसान करके उतार सकते हो। वक्तन फवक्तन मुझे तुमसे राब्ता कायम करना होगा और वो बातें मालूम करना होंगी जो मैं बराह रास्त मालूम नहीं कर सकता। ऑफिस में यकीनन ऐसे लोग मौजूद होंगे जो वहाँ मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक मैं कानूनी तौर पर मालिक बन के कदम ना रखूं। अब तुम एक काम करो, मुझे तमाम नए पुराने कारकुनों के नाम और पते ला दो। लेकिन ऑफिस तो बंद पड़ा है सर। उसने पहली बार मुझे सर कहा। ज़हनी तौर पर उसने मुझे वजीर खान की कंपनी का मालिक मान लिया था। भाई गुलाम अली साहब, ये सर वगैरह नहीं चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा, आप वालिद के साथियों में से हैं, वो आप पर एतमाद करते थे और आप वफादार और वज़ेदार आदमी हैं। मेरे लिए आप काबिल ताज़ीम है। मुझे सिर्फ सिकंदर कहिए। ऑफिस तो 1-2 रोज में खुल जाएगा। हर दफ्तर की तरह यहाँ स्टाफ के बारे में तमाम क्वाइफ किसी रजिस्टर में मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है ये रजिस्टर शुरू से अब तक वही होगा। उसकी नकल बनाना वैसे तो मुश्किल होगा। अगर आप फोटो स्टेट कॉपी बनवा लें तो आधे घंटे में ये काम हो सकता है। आपको रजिस्टर बाहर लाने में दुश्वारी तो नहीं होगी? दुश्वारी कैसी सिकंदर साहब? वो बोला, सब मेरे पास है। इसमें उन लड़कियों के नाम भी होंगे ना? मैंने कहा, जो मैनेजर के साथ रही और फिर बदनाम होके चली गई या निकाली गई। सब है जनाब, नाम, पता और मुकम्मल तारीख, दफ्तर छोड़ने की तारीख और असबाब, इस्तीफे पर बरतरफी या इंतकाल वगैरह, यहाँ तक कि तारीख पैदाइश और वल्दियत भी है। गुलाम अली ने कहा, अब मेरा पता और टेलीफोन लिख लो। मैंने कहा, एक नंबर है SSP जामन रिजवी साहब के घर का, दूसरा मिस्टर अब्दुल वदूद मंदिर का और तीसरा मिस राबिया कारी का। ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और मेरे मुकदमात के वकील ही नहीं, मेरे क्लास फेलोज और दोस्त भी हैं। वाह सिकंदर साहब, इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसने जेब से एक पर्स निकाला, उसमें से एक खस्ता हाल टेलीफोन नंबर बुक बरामद की और बहुत से नंबरों की किताब के आखिर में मेरा नाम और मेरे दिए हुए नंबर लिख लिए। फिर उसने एक पुर्जे पर अपना नाम पता लिख के मेरे हवाले किया।
मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, घर पर कोई फोन नहीं, लेकिन मैंने जो फोन नंबर लिखा है वो मेरे घर के करीब एक केमिस्ट का है। ये मेरे भाई की दुकान है। मैंने पुर्जे को देखा, उस पर इनाम केमिस्ट का फोन नंबर था जो कृष्ण नगर में सोरी बिल्डिंग के पास था। वही गुलाम अली का मकान भी था। मैंने पुर्जे को एहतियात से जेब में रख लिया। फिर मुझे एक और बात याद आई। गुलाम अली, ये कंपनी अब किस किस्म की मशीनें और आलात बना रही है? मैंने कहा, फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री तो बंद नहीं होगी। फैक्ट्री क्यों बंद होगी जनाब? गुलाम अली ने कहा, इसके मालिक तो फोत नहीं हुए हैं। क्या मतलब? मैंने कहा, फैक्ट्री का मालिक कोई और है, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं। उसने हैरानी से मुझे देखा। जनाब, फैक्ट्री अब शाह दरे में है, लेकिन उसे तो 2 साल पहले फरोख्त कर दिया गया था। मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया। पहले हम खुद अपनी मशीनें और आलात बनाते थे और बाहर बेचते थे। खराद मशीन, ड्रिल मशीन और उनके पुर्जे और आलात अब हम सिर्फ बरामद करते हैं और एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर रह गए हैं। हो सकता है फरोख्त के मुआहदे में कोई ऐसी शिक हो कि कंपनी के सिवा कोई इन मशीनों को फरोख्त या बरामद नहीं करेगा। अगर फैक्ट्री वाकई बिक चुकी है तो मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं रखी जा सकती जिसकी रो से नया मालिक अपना माल हमारे जरिए से निकालने का पाबंद हो। मैंने मायूसी से कहा, मुमकिन है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। बेचने की बजाय फैक्ट्री को किसी तीसरे पार्टनर के सुपुर्द कर दिया गया हो जो अपने तौर पर फैक्ट्री के अमूर का निगरान हो। फर्ज करो मीर शराफत अली ने कारोबार के 3 हिस्से कर दिए और हर हिस्से का निगरान अलग कर दिया। सेल्स अलग और अकाउंट्स अलग। सेल, मार्केटिंग और सेल प्रमोशन का शोबा उसने अपने पास रखा हो और अकाउंट्स का जिम्मेदार मेरे वालिद मरहूम वजीर खान को बना दिया हो, सिर्फ दस्तावेजात और हिसाबात पर दस्तखत करने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स के सरबराह के पास अपनी मेज पर बैठ के जमा तफरीक के एदादो शुमार देखने रहने के सिवा कोई काम नहीं होता। और ये काम भी मातहत करते हैं या मशीनें करती हैं। अहम शोबे प्रोडक्शन और सेल के थे। सेल प्रमोशन के नाम पर वो दुनिया में हर जगह जा सकता था, अपने एजेंट मुकर्रर कर सकता था और इस तरह अपने राब्ते इस्तवार कर सकता था ताकि उसका नाजायज कारोबार फैले। प्रोडक्शन वाले मशीनों की जगह कुछ और बाहर भेजते होंगे। नाजायज कारोबार स्मगलिंग का ही हो सकता है और यहाँ से यूरोप और अमेरिका क्या स्मगल किया जा सकता है। मेरी अकल तो अंदाजा करने से कासिर है जनाब। गुलाम अली ने खुश खल को तर्क करने के लिए थूक निकला, बल्कि मऊफ है। कितने इत्मीनान से मैं यहाँ मुलाजमत कर रहा था और खुश था कि रिज़्क़े हलाल खा रहा हूँ। बदबख्तों ने अपने साथ मेरी आकबत भी खराब की। स्मगलिंग, तौबा तौबा। तुमने लाइल्मी में ऐसा किया था गुलाम अली। खुदा नीयत को देखता है और तुम स्मगलिंग में मुलव्वस नहीं हुए। मैंने कहा, यहाँ से ना सोने की स्मगलिंग होती है, ना मुल्की मसनूआत की, ना आर्ट की और ना नवादरात की। मुल्क दुश्मन अनासर करेंसी स्मगलिंग करते हैं और समाज दुश्मन बल्कि इंसानी दुश्मन अनासर मुनशियात की स्मगलिंग। मुनशियात में खतरा ज्यादा है, मगर यही कारोबार इतने मुनज़्ज़म पैमाने पर होता है और इसमें मुनाफा भी उतना ही ज्यादा है। चरस, हशीश, शेरवन के धंधे में लाखों से करोड़ों बनाए जाते हैं और यह हो सकता है कि मशीनों के क्रेट किसी तरह मुनशियात बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। या मेरे माबूद। गुलाम अली ने दोनों कानों को हाथ लगा के फरियादी लहजे में कहा, मुझे हर आफत से बचा। मेरे छोटे छोटे बच्चों का वारी वारस तू ही है। घबराओ नहीं गुलाम अली, इत्मीनान से काम करते रहो जैसे आज तक करते आए थे। मैंने कहा, अब तक तुम बेखबरी के अंधेरे में थे, अब खुदा ने तुम्हें मौका दिया है। इस बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी अकल और तवानाई का सही इस्तेमाल करो। तुम मेरे हाथ मजबूत करो, इंशाअल्लाह तुमको इसका सिला मिलेगा, खुदा की तरफ से भी और मैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कामयाब हुआ तो मुझे पुरानी वजीर खान एंड कंपनी कायम करने के लिए एक मुखलिस और काबिल एतमाद टीम की जरूरत होगी जिसकी कमान तुम करोगे।